अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इस माध्यम द्वारा जो भी हम कथन कहते हैं उनमें कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की प्रधानता होती है, तो कभी भावों की प्रधानता होती है। हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, समास चैप्टर ख़त्म कर दिए थे। कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। आज की क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वह है वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। अगर सीधे तौर पे हम साधारण सी भाषा में बोलें तो आवाज़, लेकिन यहाँ जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ आवाज़ से कोई रिलेटेड संबंधित नहीं है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी बोलने का तरीका। जब हम किसी से बोलते हैं तो उसका हम कैसे पता चलता है कि इसकी भाषा अच्छी है, इसकी बोलने का तरीका अच्छा है, तो इसको किस पे डिपेंड करता है? वो कभी कर्ता के अनुसार तो कभी उसके कर्म के अनुसार, कभी कभी कर्ता तथा कर्म से उसके भाव से पहचाना जाता है। क्लियर है? चलिए, ऐसे आप इसे नहीं समझ में आएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राम खाना खाता है। क्या कह रहा है? मैंने क्या बोला कि कर्ता की प्रधानता होती है और कभी कर्म की तो कभी उसके भाव का। भाव मतलब उसके विचार। ठीक है? तो राम खाना खाता है। राम क्या हो गया? कर्ता। इसीलिए हमने पहले चैप्टर में हमने टेंस ख़त्म किया था, जिसे काल कहते हैं हिंदी में। टेंस में आपने पढ़ा होगा कर्ता कौन होता है? जो काम करे। और कभी कभी कर्म की प्रधानता। कर्म क्या हो गया? राम खाना खाता है। खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और खाता क्या है? कर्म। तो राम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही होता है ना। तो इंग्लिश में इसे जो होता है ना, इसे ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को? ऐसे ही बनाते हैं। तो इस वाक्य में आपने क्या देखा? कर्ता क्या हो गया? राम। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं पैसिव में तो क्या हो जाएगा? राम से खाना खाया नहीं जाता है। देखिए कितना चेंज हो गया। अब इसमें खाना क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कह रहा है राम से खाना खाया नहीं जाता। इसको हमने चेंज किया। किस में? इस वाक्य में आपने क्या देखा? कर्म। पैसिव में अगर चेंज करें तो उसका कर्म ही तो चेंज होगा। तो अर्थात खाने की प्रधानता दिखा रही है। राइट? अब इसी वाक्य को थर्ड में करते हैं, जो है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? इम्पर्सनल वॉइस, जिसे इम्पेरेटिव वॉइस कहते हैं। तो भाववाच्य यहाँ पर खाया नहीं जाता। अगर हिंदी की बात करें तो क्या कह रहा है? यहाँ पर खाया नहीं जाता। इसकी तो कोई प्रधानता होती नहीं है। लग रहा है इन्हें कभी कर्ता की प्रधानता इसे रखते ही नहीं है। यही है वॉइस, यानी वाच्य। क्लियर है? ऐसे तो समझ गए। आइए एक इसकी परिभाषा को देख लें। अतः हम इस तरह से इसके परिभाषा को हम कह सकते हैं कि क्रिया के, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भावों की प्रधानता हो, उसे हम वाच्य कहते हैं, यानी उसे ही हम वॉइस कहते हैं। ठीक है? कर्ता क्या हो गया इंग्लिश में? सब्जेक्ट। कर्म क्या हो गया? वर्ब। और उसके भाव क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो
आप इंग्लिश में बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही को हिम बनाते हैं, सी का हर हो जाता है। यानी जहाँ सी का प्रयोग होता है उसकी जगह अगर चेंज करते हैं तो हर का प्रयोग हो जाता है। इट का इट ही रहता है क्योंकि नॉन लिविंग है। दे का देम हो जाता है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज जब करते हैं तो इसी तरह करते हैं। समझ में आ गई? बहुत इजी चैप्टर है लेकिन इससे पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए, वाच्य जो है बोलने का तरीका ही लोगों को एक पहचान बनाता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो ऐसे पता चलते हैं कि अगर अच्छे से वो बात नहीं करती है तो आप क्या कहते हैं, कैसे बातें करते हैं, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन अगर कोई भी थर्ड पर्सन से हम बात करते हैं, वही अपने भाषा और अपने भाव, अपने विचार को प्रकट करके अगर हम उससे बात करके बातें करता है तो कहते हैं कि वाह क्या अच्छा तरीके से, कितना अच्छा तरीके से वो बोल रही है। तो कैसे पता चला? उनके कर्मों से, उनके भावों से। तो बोलने का ही तरीका का अर्थ होता है वाच्य। समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं वाच्य के भेद, काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है कर्तृवाच्य जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेकेंड है कर्मवाच्य जिसे इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं। थर्ड है भाववाच्य जिसे इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं, जैसे इम्परेटिव वॉइस कहते हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट को, कर्तृवाच्य को, एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं। उसकी डेफिनेशन कह रही है इसमें कर्ता कर्म की प्रधानता होती है। यानी सीधी तरीके से कहते हैं कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। बहुत ही छोटे तरीके से, सरल तरीके से हम बता रहे हैं आपको। क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ होता है? कर्ता के साथ। और क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। लिंग और वचन, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में, लेकिन हिंदी में हम अक्सर 2 वचन का प्रयोग करते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो चलिए सपोज एक उदाहरण लेते हैं, समझ जाइएगा। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है, कबूतर दाना खा रहा है। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब लड़के क्या हो गया? कर्ता। क्या कह रहा है डेफिनेशन? क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है। खेल कौन कह रहा है? खेल रहा है लड़का। लड़का क्या हो गया? कर्ता। और कर्म क्या हो गया? खेलना। तो कह रहा है क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। तो जैसे माँ खाना बना रही है तो सिंगल माँ क्या होती है? माँ हो गई कर्ता। खाना क्या कर रही है? कर्म। बना रही है ना, उसका सीधा असर किसके साथ है? अटैच कर्ता के अनुसार। क्यों है? क्योंकि लिंग भी है और वचन भी है। सिर्फ माँ खाना बना रही है, अगर माँ के अलावा उसकी बहन भी होती ना तो कहते हैं तब क्या होता? तब यहाँ यह नहीं होता। लेकिन सिंगल माँ है तो एक वचन माँ हो गई। माँ खाना बना रही है, वचन भी हो गया। और कह रहा है लिंग। लिंग क्या हो गया? माँ क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो माँ स्त्रीलिंग हो गया। तो क्रिया का लिंग और वचन जो है वो भी कर्ता के अनुसार ही होता है। तो जितने भी वाक्य हमने पढ़ा उसमें क्या देखा आपने? लड़के, कबूतर, माँ क्या है? कर्ता है। तो क्रिया के लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार हुआ, राइट। अगर यहाँ कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही हो जाएगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। इसी प्रकार वचन भी कर्ता के अनुसार ही होगा। जैसे अगर सपोज अगर यहाँ पिता होता कि पिता खाना बना रहा है तो क्या हो जाएगा? पिता क्या हो जाएगा? एक वचन। और वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। खाना बना रहा है
क्योंकि एक ही पिता बना रहे हैं, तो वह भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग ही होगी। और उसके साथ कर्ता पुल्लिंग भी हो जाएगी और क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। समझ में आ गई? इसे ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी हिंदी में कर्तरीवाच्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का परिभाषा कहता है कि जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, वहाँ पहले कर्तरीवाच्य में था सीधा संबंध कर्ता से, लेकिन कर्मवाच्य में क्या कह रहा है, सीधा संबंध कर्म से है, तो क्रिया कर्तरीवाच्य में होगी। ओहो, वहाँ कर्तरीवाच्य कर्ता से संबंध था तो वहाँ कर्तरीवाच्य था, यहाँ कर्म से संबंध है तो क्रिया क्या हो जाएगी, कर्तरीवाच्य में होगी। अर्थात क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार ही होगा। वहाँ कर्ता के अनुसार था और यहाँ कर्म के अनुसार होगा। कैसे, देख लेते हैं। जैसे लड़कियों द्वारा झूला जाता है, ठीक है, क्या कह रहा है, लड़कियों द्वारा झूला जाता है। कितना चेंज हो गया जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज किए। अगर इसको यही चीज़ एक्टिव रहता तो क्या कहते, लड़कियां झूला झूल रही है, इंग्लिश में आईएनजी का प्रयोग हो रहा है, लड़कियां झूला झूल रही है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन उसी को हम पैसिव में चेंज करते हैं, यानी कर्मवाच्य में चेंज करते हैं कि लड़कियों द्वारा झूला जाता है, द्वारा हो गया। तो वहाँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वह उसका संबंध सीधा कर्ता के साथ है। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव को चेंज करते हैं, कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य को चेंज करते हैं, तो वहाँ क्या हो गया, लड़कियों द्वारा झूला जाता है, तो सीधा असर इसके कर्म पर पड़ा। कर्म क्या कर रही है, काम क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म का मतलब होता है काम। काम क्या कर रही है लड़की, झूला झूल रही है, लेकिन लड़कियों के द्वारा झूला जाता है। यहाँ एक लड़की नहीं है, है ना, लड़कियाँ हो गए, तो एक लड़कियों जब हो जाएगा तो मतलब 1 2 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ढेर सारे, ओके। एक से ज़्यादा हो तो कई वचन, बहुवचन, बहु मतलब ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह है, राकेश द्वारा कविता सुनाई जाती है, बच्चों द्वारा गाने गाए जाते हैं। तो जितने भी वाक्य में आपने क्या देखा, झूला, कविता, गाने, ये सब कर्म हैं, उसके क्रिया के कर्म। अतः क्रिया का लिंग जो है, वचन भी कर्म के अनुसार ही होता है। अगर यदि कर्म यहाँ पुल्लिंग होता तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग ही हो जाएगा। यदि कर्म एक वचन है तो कर्म भी एक वचन हो जाएगा। समझ में आ गया? स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, अगर पुल्लिंग है कर्म के अकॉर्डिंग एक वचन है तो एक वचन में ही होगा। अगर कर्म के अकॉर्डिंग लिंग भी है तो उसका एक पुल्लिंग भी हो जाएगा, क्योंकि लड़का, जैसे राकेश द्वारा कविता सुनाई जाती है, हम पढ़ तो ले रहे हैं कविता सुनाई जाती है, यहाँ स्त्रीलिंग है, लेकिन उनका क्या कह रहा है, राकेश द्वारा, राकेश क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ लेकिन कर्म बता रहा है ना, क्या कर रहा है, कर्म में, काम में कविता सुनाई जा रही है। तो यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन राकेश क्या है, सिंगल पर्सन है, एक वचन है, तो यदि कर्म अगर एक वचन है तो उसका कर्म भी एक वचन में हो जाएगा। समझ में आ गई होगी? तो जितने भी क्रिया आपने देखा कर्म के अनुसार है। ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि कर्मवाच्य में ध्यान केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। आई बात समझ में? अब आपका यहाँ एक सवाल आ गया कि बताइए कि सकर्मक क्या है। सही सवाल है आप, ये सकर्मक क्या है? कर्तरीवाच्य में यानी एक्टिव वॉइस में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में पैसिव वॉइस में केवल सिर्फ सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, राइट है। और भाववाच्य में इम्पेरेटिव में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सकर्मक क्या है?
सकर्मक को इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिससे कार्य का प्रभाव दोनों कर्ता और कर्म पर पड़ता है। यही चीज़ कर्तृवाद से भी निकला है, उसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। वैसे प्रश्न जब आता है, ये खास स्कूलों में ज़्यादा आती है। हमको लगता है किसी भी प्रतियोगिता से ज़्यादा स्कूल में पूछे जाते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड होती है ना, बच्चों के लिए खास बहुत ज़रूरी है। एक सकर्मक अकर्मक पूछे जाते हैं प्रश्न बहुत ज़्यादा। अकर्मक क्या हो गया? वही इम्पेरेटिव इंस्ट्रेटिव वर्ब हो गया। अकर्मक क्रिया वह होता है जिसमें व्यक्ति और वस्तु को इंडिकेट करती है, यानी इंगित करती है। यानी किसको? संज्ञा, सर्वनाम और वाक्यांश की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। यानी सपोज ऐसे समझिए कि अकर्मक क्रिया का कोई काम ही नहीं होता है और सकर्मक क्रिया का काम होता है दोनों, कर्ता तथा कर्म पर, दोनों पे प्रभाव। सिंपल भाषा में उसमें सकर्मक में क्या है? कर्ता और क्रिया का दोनों पे प्रभाव पड़ता है। अकर्मक में कोई इसका काम ही नहीं होता। यही और सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। अब बढ़ते हैं थर्ड, भाववाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म प्रधान हो, बल्कि क्रिया में भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। दोनों तीनों को डेफिनेशन से ही जो शब्द है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अगर नहीं भी आप पढ़ेंगे ना तो सिंपल सा पढ़िए। कर्तृवाच्य है तो इसमें कर्तरी है, कर्तरी संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी हो जाएगा कर्ता, इसमें कर्ता का साथ संबंध होता है। दूसरा है कर्मवाच्य, सीधा इसमें कर्म का होता है। और तीसरा है भाववाच्य, तो इसमें कर्ता और कर्म का कोई भी प्रधानता ही नहीं। जैसे मैंने बोला अकर्मक क्रिया में कोई भी मतलब ही नहीं होता इसका, लेकिन इसमें भाव की प्रधानता है। क्योंकि भाव इसलिए क्योंकि भाववाच्य है। तो इसमें कह रहा है जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म, बल्कि क्रिया में भाव की प्रधानता हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे राकेश से गाया नहीं जाता, राइट। यहाँ गाना नहीं है, चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? राकेश से गाया नहीं जाता है, लड़की से झूला नहीं जाता है। पहले कर्ता था तो लड़कियां झूला झूल रही है। अगर हमने पैसिव में चेंज किया तो लड़कियों द्वारा झूला जाता है, राइट। थर्ड में क्या हो गया? लड़की से झूला नहीं जाता है। आपने देखा कितना चेंज हो गया। हाँ, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से इम्पेरेटिव कैसे बनाया? तो वही कह रहा है राकेश से, पहले था राकेश द्वारा कविता सुनाई जाती है, राकेश द्वारा गाना गाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? राकेश से गाया नहीं जाता है। तो चेंज हो गया। तो इस क्रिया में सिर्फ भाव की प्रधानता है, अर्थात गा नहीं पाने का भाव, झूला नहीं पाने का भाव, ठीक है। इस तरह की क्रिया को हम भाववाच्य कहते हैं। समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत छोटी सी चैप्टर है, लेकिन छोटे में बड़ा धमाका है आता है। बहुत प्रश्न आते हैं इससे और बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। इसीलिए मैंने बुक्स में कहीं नहीं दिया हुआ है सकर्मक अकर्मक का, मैं इसलिए बताई ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो आगे कि ये सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। सिंपल सी भाषा में हमने समझा दिया है। आई होप कि अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी और अगली कक्षा में तो पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को कैसे परिवर्तन करते हैं। ज़्यादा लेंदी चलेंगे तो एक दिन में समझ में नहीं आएगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।